तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई आम केस नहीं है। एक ऐसा क्रिमिनल जिसने यूरोप और एशिया के कई देशों की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। चालाक इतना कि तिहाड़ जेल की टाइट सिक्योरिटी को भी ब्रीच करके वो वहां से भाग निकला। मल्टीपल मर्डर्स, थेफ्ट और रॉबरी करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करता और बड़ी चालाकी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री भाग जाता। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस, चार्ल्स सोबराज, द बिकिनी किलर। चार्ल्स सोबराज, जिसका पूरा नाम होतचंद भवनानी गुरमुख सोबराज था और उसका जन्म 1944 वियतनाम में हुआ था। उसके फादर एक इंडियन मर्चेंट थे और माँ वियतनामीज। सोबराज के जन्म के कुछ ही टाइम बाद उसके फादर उसे और उसकी माँ को वियतनाम में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गए। आपको बता दूं कि ये वो टाइम था जब वियतनाम फ्रांस की एक कॉलोनी हुआ करता था। खैर, इसके कुछ ही टाइम बाद जब चार्ल्स सोबराज 4 साल का हुआ तो उसकी माँ ने एक फ्रेंच लूटनेंट से शादी कर ली, जिससे उनका एक और बेटा हुआ जिसका नाम आंद्रे था। वहीं चार्ल्स अपने स्टेप फादर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। उसे हमेशा यही लगता कि उसके स्टेप फादर उसे उसकी माँ से दूर कर रहे हैं। इसके बाद चार्ल्स की फैमिली 1953 में वियतनाम से फ्रांस शिफ्ट हो जाती है। फ्रांस मूव होने के बाद चार्ल्स अब और ज्यादा निगलेक्टेड फील करने लगा, क्योंकि अब उसकी माँ उससे ज्यादा उसके छोटे भाई पर ध्यान देती। चार्ल्स अब अपनी टीनेज में था और उसने छोटी मोटी चोरियां करना भी शुरू कर दिया था। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से 1963 में चार्ल्स को 7 महीने की जेल होती है, जहां उसकी मुलाकात फेलिक्स नाम के एक प्रिजन वॉलंटियर से होती है। फेलिक्स वॉज अ वेल्दी पर्सन और उसके अंडरवर्ल्ड में अच्छे खासे कनेक्शंस थे। जेल से बाहर निकलने के बाद वो फेलिक्स से दोबारा मिलता है ताकि उसकी हेल्प से चार्ल्स अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंटर कर पाए। पहले चार्ल्स सिर्फ छोटी मोटी चोरियां करके पैसे कमाता था, लेकिन अब जब से वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का हिस्सा बन चुका था, उसे स्मगलिंग के काम में भी इंटरेस्ट आने लगा। ये सब चल ही रहा था कि उसकी मुलाकात शैंटेल नाम की एक पर्शियन लड़की से होती है। पहले तो शैंटेल उसके काम से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन जब वो उसे बताता है कि वो अंडरवर्ल्ड के साथ काम करता है, तब भी शैंटेल उसका साथ नहीं छोड़ती और उसे सपोर्ट करती रहती है। चार्ल्स दिखने में काफी गुड लुकिंग और मैनिपुलेटिव था, तो देयर इज नो डाउट दैट शी वाज इन लव विद हिम। इनफैक्ट चार्ल्स भी उससे प्यार करने लगा था। अब ये दोनों जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते थे और जिस दिन चार्ल्स शैंटेल को प्रपोज करने एक होटल में जाता है तो वहाँ पुलिस उनके पीछे बढ़ जाती है, लेकिन बड़ी चालाकी से चार्ल्स और शैंटेल दोनों ही पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस से बचने के चक्कर में चार्ल्स यूरोप के दूसरे देशों में छिपकर रहने लगता है, लेकिन चार्ल्स अब समझ चुका था कि उसे जल्द से जल्द यूरोप छोड़ना होगा, नहीं तो वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। Then finally he decided that he'll move to somewhere in Asia, जहाँ के कानून यूरोप के कंपैरिजन में उतने सख्त ना हो, और उसके लिए ही चोज इंडिया। इसके बाद चार्ल्स और शैंटेल मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ शैंटेल उसकी बेटी उषा को जन्म देती है। बेटी के जन्म के बाद भी चार्ल्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो यहाँ भी रॉबरी, स्कैम और लोगों को ठग कर पैसे कमा रहा था। वो लोगों की महंगी महंगी गाड़ियां चुराता और उन्हें पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में स्मगल कर देता। इसके बाद वो ड्रग्स और वेपन की स्मगलिंग भी करने लगा और थोड़े ही टाइम में उसने ढेर सारा पैसा और कनेक्शंस भी बना लिए थे। इसी वजह से चार्ल्स अब पुलिस की नजर में आ गया था और पुलिस को भी उसकी तलाश थी। साल था 1973। चार्ल्स दिल्ली के अशोका होटल में चोरी का प्लान बनाता है, बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली पुलिस को कहीं से टिप मिलती है और वो पकड़ा जाता है। एक दिन पुलिस कस्टडी में उसकी तबीयत खराब होने लगती है और जब उसे पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो वो बीच रास्ते में ही पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। इसके बाद वो सीधा अफगानिस्तान चला गया, जहाँ वो टूरिस्ट गाइड बनकर पहले तो लोगों से जान पहचान बढ़ाता और बाद में उनका सामान चोरी कर लेता। मतलब कि जो काम वो पहले फ्रांस और इंडिया में किया करता था, वही काम वो अब अफगानिस्तान में भी करना शुरू हो गया था। लेकिन जल्द ही अफगानिस्तान पुलिस को उसके बारे में पता चल गया और इस रीजन से उसे अफगानिस्तान भी छोड़ना पड़ा। जिसके बाद वो कुछ टाइम के लिए टर्की और ग्रीस में भी रहा, लेकिन वहां भी वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया और पुलिस से बचते बचते वो फाइनली थाईलैंड पहुंचता है। ईयर 1975। थाईलैंड पुलिस को एक जगह एक लड़की की आधी जली हुई बॉडी मिलती है, जिसने सिर्फ बिकिनी पहन रखी थी। इससे पहले कि पुलिस इस केस को सॉल्व करती, उन्हें एक और लड़की की बॉडी सेम ही कंडीशन में मिलती है।
आपको बता दूं कि इन दोनों लड़कियों का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि चार्ल्स सोबराज ने ही किया था। पहले तो वो सिर्फ छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लेकिन अब वो मर्डर भी करने लग गया था, जिसकी वजह से थाईलैंड में वो बिकिनी किलर के नाम से मशहूर हो गया। चार्ल्स हैंडसम होने के साथ साथ चालाक भी था और वो ज़्यादातर लोगों को मैनिपुलेट करके उनके दिल में खास जगह बनाता और फिर उन्हें अपना शिकार बना लेता और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मार भी देता। थाईलैंड आने के बाद अब चार्ल्स के पास अपनी एक गैंग थी और उसका राइट हैंड था अजय चौधरी, या फिर यूँ कहें कि वो उसका पार्टनर इन क्राइम भी था। इसी गैंग में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम कॉर्नेलिया हैमकर था। इसके बाद शारमेन नाम की एक लड़की चार्ल्स की गैंग में शामिल होती है। शारमेन सुंदर थी और यही वजह से चार्ल्स बिना सोचे समझे उसे गैंग में शामिल कर लेता है। लेकिन शारमेन की ज्वाइन होने के बाद चार्ल्स के मैक्सिमम प्लान्स पुलिस को पहले ही पता चल जाते और अब वो कोई भी प्लान को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। जब चार्ल्स ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चल गया कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि शारमेन है, जो कि अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड का बदला लेना चाहती थी, जिसे चार्ल्स की गैंग नहीं मारा था। ये पता चलते ही चार्ल्स शारमेन को मारकर उसकी बॉडी एक लेक के किनारे फेंक देता है। इसके बाद चार्ल्स पुलिस से बचने के लिए एक बार फिर नकली पासपोर्ट बनाकर नेपाल भाग जाता है। वहाँ भी वो टूरिस्ट गाइड बनकर लोगों को ठगना शुरू कर देता है। एक बार लॉरेंट और कोनी नाम के दो टूरिस्ट से उसकी मुलाकात होती है और अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से वो उनका भरोसा जीत लेता है। मौका देखते ही चार्ल्स दोनों की ड्रिंक में बेहोशी वाली दवाई मिलाकर उन्हें पिला देता है, लेकिन जब वो उनका सामान चोरी कर ही रहा होता है तो उन दो टूरिस्ट में से एक होश में आकर उसे चोरी करते हुए देख लेता है, जिसके बाद चार्ल्स उन दोनों को भी मार देता है क्योंकि उसे डर था कि अगर उन दोनों को छोड़ दिया तो वो जाकर पुलिस को सब बता देंगे। इसके बाद चार्ल्स वापस थाईलैंड जाकर अपनी गैंग से मिलता है, लेकिन अब उसकी गैंग के कुछ मेंबर्स उसके खिलाफ हो चुके थे और वो पुलिस को चार्ल्स और उसके राइट हैंड अजय चौधरी की लोकेशन बता देते हैं। जैसे ही पुलिस चार्ल्स को पकड़ने उसकी लोकेशन पे जाती है तो उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। दरअसल चार्ल्स ये बात पहले से ही जानता था कि उसके गैंग मेंबर्स उसे धोखा देने वाले हैं और पुलिस के उस तक पहुँचने से पहले ही चार्ल्स वापस इंडिया आ चुका था। इसके बाद वो अपने साथी अजय के साथ मिलकर 1975 से 1976 तक कई सारे देशों में बिना पुलिस के हाथ लगे क्राइम्स करता रहा। लेकिन फाइनली 1976 वो साल था जब चार्ल्स सोबराज एक बार फिर इंडियन पुलिस के हाथ लग चुका था, जिसके बाद बिना देरी किए कोर्ट द्वारा उसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई। और जब ये बात थाईलैंड गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके ये पक्का किया कि 10 साल तिहाड़ में बिताने के बाद चार्ल्स को थाईलैंड गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा। चार्ल्स हद से ज़्यादा चालाक था और उसे थाईलैंड लॉ में मौजूद एक लूप होल के बारे में भी पता था, और वो लूप होल ये था कि अगर कोई इंसान किसी का मर्डर करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसे सीधा फांसी दी जाती है, लेकिन अगर 20 साल तक वो इंसान खुद को पुलिस से बचाए रखे तो उस पर लगे चार्जेस को 20 साल के बाद डिसमिस कर दिया जाएगा। साल 1986 चार्ल्स का तिहाड़ जेल में आखिरी साल था और इसके बाद उसे थाईलैंड भेजा जाना था। इसी चीज से बचने के लिए चार्ल्स एक प्लान बनाता है और 6 अप्रैल 1986 के दिन वो अपने जन्मदिन की खुशी में पूरी जेल में लड्डू बंटवाता है। ये कोई आम लड्डू नहीं थे, बल्कि इनमें बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी, जिन्हें खाकर तिहाड़ जेल का पूरा स्टाफ इवन बाकी के कैदी भी बेहोश हो गए, जिसका फायदा उठाकर चार्ल्स अपने कुछ साथियों के साथ तिहाड़ जेल से फरार हो जाता है। तिहाड़ से निकलने के बाद चार्ल्स सीधा गोवा जाता है और कुछ दिन वहां बिताने के बाद वो खुद ही गोवा पुलिस के सामने सरेंडर भी कर देता है, जिसके बाद उसे वापस तिहाड़ लाया जाता है और जेल से भागने के जुर्म में चार्ल्स को 10 साल की सजा और सुनाई जाती है। जिसका मतलब ये था कि चार्ल्स ने बड़ी चालाकी से लूप होल ढूंढकर अपनी सजा एक्सटेंड करवाई ताकि उसे थाईलैंड गवर्नमेंट को ना सौंपा जाए, जहां उसे फांसी की सजा होने वाली थी। वेल अब अगले 10 साल चार्ल्स बड़े आराम से तिहाड़ जेल में बिताता है और इस बीच वो दोबारा भागने की कोशिश भी नहीं करता। साल 1996 चार्ल्स सोबराज को पूरे 20 साल जेल में रखने के बाद फ्रांस डिपोर्ट कर दिया जाता है। इतने साल जेल में काटने के बाद अब वो क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि अब उसके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स पब्लिश होने लगी, जिससे उसे अच्छी खासी रॉयल्टी मिलती थी। अब चार्ल्स एक फ्री मैन था और मोस्टली कंट्रीज में उसके ऊपर लगे चार्जेस भी डिसमिस हो चुके थे। फिर आता है साल 2003। चार्ल्स एक बार फिर नेपाल वापस जाता है
और जब ये बात नेपाल पुलिस को पता चलती है तो वो लोग उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं कि चार्ल्स ने नेपाल में 2 मर्डर किए थे और नेपाल में वो केस अभी क्लोज नहीं हुए थे। अब ये बात तो चार्ल्स ही जानता था कि वो जानबूझकर नेपाल वापस आया या गलती से, लेकिन नेपाल आना उसे काफ़ी महंगा पड़ा। एक लंबे ट्रायल के बाद चार्ल्स के ऊपर लगे आरोप साबित हो जाते हैं और नेपाल कोर्ट द्वारा 2004 में उसे 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। चार्ल्स कितना ज़्यादा मैनिपुलेटिव था ये आप इससे समझ सकते हैं कि जब चार्ल्स के ट्रायल चल रहे थे तो उसे अपनी लॉयर की बेटी निहिता विश्वास से प्यार हो गया। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि 2008 में उन दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन जब भी निहिता से इसके बारे में पूछा जाता तो वो इसे एक र्यूमर कहकर नकार देती। खैर इसके बाद चार्ल्स लगातार कोशिश करता रहा कि किसी तरह उसकी सज़ा कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऑन दिसंबर 2022 चार्ल्स को पूरे 19 साल तक जेल में रखने के बाद उसे मेडिकल ग्राउंड्स पर सज़ा खत्म होने से 1 साल पहले ही छोड़ दिया गया। चार्ल्स अब 78 ईयर्स का हो चुका था और लगभग 40 साल जेल में काटने के बाद चार्ल्स अब पूरी तरह से आज़ाद था। इसी के साथ चार्ल्स सोब्राज द बिकिनी किलर द सर्पेंट का केस यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।